नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 31 तक पढ़ चुके थे। आज से हमको आर्टिकल 32 पढ़ना था। क्या पढ़ना था? आर्टिकल 32। ठीक है दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी है। क्या है? मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी। इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति उनका हनन करता है, क्या करता है? कोई व्यक्ति उसका हनन करता है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इस आर्टिकल के आधार पर जा सकते हैं। ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। आर्टिकल 32 ये शक्ति देता है कि आपके मौलिक अधिकारों का जो हनन हुआ है उस पर क्या हो? संबंधित व्यक्ति को सजा हो, संबंधित व्यक्ति के ऊपर केस चले। ठीक है, तो दोस्तों व्यक्ति थे बी आर अंबेडकर। कौन थे? बी आर अंबेडकर। इनका कहना था कि अगर कोई मेरे से पूछे कि पूरे संविधान में, क्या पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, तो मैं उसे आर्टिकल 32 के बारे में कहूंगा और कहूंगा कि यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का हृदय। क्या है? संविधान की आत्मा एवं हृदय। संविधान की आत्मा एवं हृदय। ठीक है दोस्तों, यहां पे एक बात आपको जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है? कि संविधान की जो आत्मा है, संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे बात हो रही है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का मिक्सअप, यानी आत्मा एवं हृदय। तो ये कहा जाता है आर्टिकल 32 को। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बी आर अंबेडकर थे। कौन थे? बी आर अंबेडकर। दूसरा दोस्तों, दूसरा क्या है कि इसको न्याय का झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय का झरना कहते हैं। दोस्तों कि होता क्या है कि आर्टिकल 32 के तहत जब आप न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट। और रिट को दोस्तों न्याय का झरना कहा जाता है। आर्टिकल 32 पूरा का पूरा रिट के बारे में ही बताता है। दोस्तों आर्टिकल 32 में ये जो रिट दी गई हैं, इन सभी का स्रोत की बात करें कि ये हमने कहां से लिया है, तो दोस्तों ये हमने लिया है कहां से? ब्रिटेन से। ठीक है, एकदम मन लगा के देखना है कहां से लिए हैं हम? ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 का, किसका? आर्टिकल 32 का एक सब क्लॉज एक, ये क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह न्यायालय जा सकता है। कौन सी न्यायालय जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। कौन सी न्यायालय जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। अच्छा, तो न्यायालय जाएगा तो क्या होगा? तो आर्टिकल 32 के 2 में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति लिखी हुई है मौलिक अधिकारों के बारे में, और इसी में दी गई हैं 5 रिटें। क्या दी गई हैं? 5 रिटें। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है और किसी न्यायालय को नहीं है? तो दोस्तों सेम चीज आर्टिकल 226 में लिखी हुई है, और वहां पे क्या लिखा है? उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां। किसकी? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। इन दोनों न्यायालय के अलावा और किसी भी न्यायालय को, जैसे जिला न्यायालय होती है, सत्र न्यायालय होती है, प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, या अन्य कोई प्रकार की भी न्यायालय है, हरित न्यायालय है, उन सबको यह अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही अधिकार है। दोस्तों तो क्या ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति में कोई अंतर है क्या? तो इन दोनों की शक्तियों में अंतर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिट पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि अंतर क्या है। तो मान लेते हैं ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय की। और यहां हम बात करते हैं किसकी? उच्च न्यायालय की। तो दोस्तों है क्या? है ये कि दोनों लोग 5-5 रिट जारी करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के ऊपर रिट जारी करता है। यानी किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तभी सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वह मौलिक अधिकार तो ठीक है लेकिन अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है।
यानी उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो विस्तारित है किसकी तुलना में, सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधी मामला सर्वोच्च न्यायालय में आता है तो सर्वोच्च न्यायालय अगर पाती है कि वो केस ठीक है तो उसे रिट जारी करने के लिए क्या होती है, वो बाध्य होती है उस केस के लिए। लेकिन जो उच्च न्यायालय होता है वो अन्य उपाय सुझा सकता है, यानी कोई दूसरा उपाय बता सकता है कि आप रिट की जगह ये कर लीजिए, ठीक है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार नहीं है दोस्तों, नहीं है ये अधिकार, ठीक है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के लिए परमादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है, परमादेश। एक रिट का प्रकार होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। क्या बोलते हैं, मैंडामस। जबकि उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ परमादेश जारी कर दे। जनरल सी बात है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी न्यायालय होती है और ये राज्य की सबसे बड़ी न्यायालय होती है। तो देश की सबसे बड़ी न्यायालय तो राज्य की न्यायालय पे क्या कर सकती है, जारी कर सकता है परमादेश। लेकिन राज्य की न्यायालय देश की न्यायालय पे जारी नहीं कर सकती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी शक्ति की बात होती है आर्टिकल 32 में, जबकि इसकी शक्ति की बात होती है आर्टिकल 226 में, ठीक है, आर्टिकल 226 में, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोनों की शक्तियों में अंतर। अब हम देखते हैं कि रिट कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। ये क्या होती है, तो दोस्तों ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में काम करती है। किसके रूप में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में। इसका मतलब होता है को रिहा करो, रिहा करो, ठीक है। होता क्या है दोस्तों कि कभी भी अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया जाता है, क्या किया जाता है, गलत तरीके से बंदी बनाया जाता है, चाहे वो किडनैपिंग का मामला हो या पुलिस ही गलत तरीके से किसी को हिरासत में लेकर रखी हो, तब वो व्यक्ति तो किडनैप है तो जा ही नहीं सकता। तो वो व्यक्ति या उससे संबंधित कोई व्यक्ति कहाँ जाए, न्यायालय में जाए। न्यायालय में जाए तो न्यायालय ये आदेश जारी करती है कि उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, ताकि हम इस केस में विचार कर सके कि ये जो गिरफ्तारी हुई है या बंदी हुई है ये सही है, विधि सम्मत है कि नहीं। अगर वो विधि सम्मत नहीं होती तो इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को रिहा करने को कहा जाता है। तो ये रिट दोस्तों किस किस के खिलाफ जारी की जा सकती है, तो देखिए दोस्तों ये रिट जो है सरकारी व्यक्ति के लिए, सरकारी व्यक्ति हो, सरकारी संस्था हो या निजी व्यक्ति हो, निजी संस्था हो, उन सब के लिए जारी की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी होती है। ये किसकी गारंटी होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, ठीक है दोस्तों। एक और रिट होती है, एक होती है क्या, परमादेश। क्या होता है, परमादेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। क्या बोलते हैं, मैंडामस, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसका अर्थ अगर आप देखेंगे तो ये रिट ये कहती है कि आपको जो कार्य दिया गया, आपको जो कार्य दिया गया है, आप अगर वो कार्य नहीं करते तो न्यायालय आपको आदेश देगा कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहां भी दिक्कत है कि ये जारी किसके खिलाफ की जाएगी, तो ये भी दोस्तों सरकारी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि किस किस के खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले नहीं की जा सकती किसके खिलाफ, तो देखिए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के खिलाफ ये जारी नहीं की जा सकती। आप राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई भी न्यायालय ये आदेश नहीं दे सकता कि आप ये कार्य कीजिए। ये सबसे बड़े पद होते हैं, राज्य का सबसे बड़ा पद होता है राज्यपाल और देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति। तो आप इन सबसे बड़े पदाधिकारियों को ये आदेश नहीं दे सकते हैं। दूसरा, आप किसी निजी संस्था या निजी व्यक्ति को भी आदेश नहीं दे सकते हैं, प्राइवेट अथॉरिटी को भी आप आदेश नहीं दे सकते हैं।
एक और है कि अगर आप किसी को संविदा में नियुक्त किए हैं, किस में नियुक्त किए हैं, संविदा नियुक्ति है, यानी कोई बॉन्ड वॉन्ड भरा गया है, उस आधार पर कोई नियुक्ति है, तो आप उसको भी परमादेश रिट जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जारी कर सकते हैं किनके लिए, सरकारी अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों, सरकारी अधिकारियों व अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट भी आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबके लिए जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली रेट। ठीक है, अगली रेट है प्रतिषेध। क्या है, प्रतिषेध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि रोक दो, क्या कर दो, रोक दो, रोकना इसका अर्थ होता है। ये क्या करता है, ये इस रेट के माध्यम से जो भी न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालयों को या अर्ध न्यायिक न्यायालयों को, यानी जो प्रशासनिक अधिकरण होते हैं उनको क्या बोलता है, आदेश देता है कि जो कार्यवाही आपके यहाँ चल रही है, क्या हो रही है, जो कार्यवाही आपके यहाँ चल रही है, यानी अभी रनिंग में है, उस कार्यवाही को रोकना। क्या करना, कार्यवाही को रोकना। ठीक है, कौन सी कार्यवाही, तो चलती हुई कार्यवाही को रोकना, चलती हुई कार्यवाही को रोकना। क्यों रोकना पड़ता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि कोई न्यायालय अपने अधिकारों का हनन करके अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर क्या करता है, किसी केस की सुनवाई करने लगता है। तो चलती हुई कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है, जबकि एक रिट होती है उत्प्रेषण। क्या होती है, उत्प्रेषण। ठीक है, सर्सियरी। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है, ये तो चलती हुई कार्यवाही को रोकता है, वो पूर्ण जो कार्यवाही पूरी हुई कार्यवाही को रोकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, वो क्या किया है कि किसी केस पे सुनवाई कर चुका, अब उसको निर्णय क्या करना है, जारी करना है। तो इस रेट के माध्यम से जो उसका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो उस अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देगा कि नहीं, आप इस पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, आप इस केस को हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है, फिर वो कोर्ट चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वो उसमें क्या करता है, फैसला देता है, और फिर उस फैसले को उसी न्यायालय को दे दिया जाता है, और फिर वो न्यायालय फैसला सुनाती है। ठीक है, तो चलती हुई कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण जारी किया जाता है किसके लिए, पूरी हुई कार्यवाही के लिए, जिसमें सिर्फ निर्णय देना बचा हुआ होता है। ठीक है, फिर है एक अधिकार परीक्षा। क्या है, अधिकार परीक्षा, इसका मतलब होता है क्यू वारंटू। ठीक है, वारंटू, और इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस अधिकार से, क्या, किस अधिकार से। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, तो देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट बनवा के सरकारी नौकरी में या किसी पद में पहुंच जाता है। ठीक है, क्या होता है, गलत डॉक्यूमेंट बनवा के या गलत जानकारी के आधार पर वो किसी पद पर पहुंच जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, अगर केस कहां गया, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है, और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से यहां बैठे हैं। ठीक है, किस अधिकार से इस पद पर पदस्थ हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जारी की जाती है किसके खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। ठीक है, उन्हीं के खिलाफ जारी की जाती है जो सार्वजनिक पद को गलत तरीके से क्या किए हैं, ग्रहण किए। ठीक है, ठीक, तो दोस्तों ये सभी रिटों में क्या था, ये सभी रिटें तो एक तरह से हैं तो सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि देखिए अगर आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अगर आपको ये अधिकार के तहत, जिसके तहत आप न्यायालय जाते हैं, अगर ये नहीं मिला होता तो आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन भी करता रहता तो क्या दिक्कत है।
आपके पास तो कोई बेस ही नहीं है कि आप उस पर क्या कर सकें, केस कर सकें। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता रहता, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको बताता है कि नहीं, अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक वर्णित है, अगर इसका कोई भी हनन करता है तो आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर गारंटी, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर गारंटी, ठीक है दोस्तों। हुआ ये कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाना होता है, तो पहले ये था कि जो पीड़ित व्यक्ति है, यानी जिसके ऊपर बीत रहा है, वही व्यक्ति जा सकता था, वही व्यक्ति क्या कर सकता था, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता था। तो हुआ ये बाद में कि बाद में दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक आ गया पीआईएल, क्या आ गया, पीआईएल, ठीक है। याचिका, क्या बोला जाता है, जनहित याचिका। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ भी जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो उस व्यक्ति से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है, उसका कोई दोस्त हो सकता है, या तो कोई ऐसा एनजीओ हो सकता है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो वो फिर उस व्यक्ति के लिए कहां जा सकते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में पीआईएल जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जनक हमारे यहाँ दोस्तों माना जाता है किसको, पीएन भगवती को। किसको माना जाता है, पीएन भगवती। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये व्यक्ति, और इन व्यक्ति का ही कॉन्सेप्ट है पीआईएल यानी जनहित याचिका, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि उस व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति हो, या फिर कोई एनजीओ हो सकता है, या न्यायालय खुद ही क्या कर सकता है, मान लीजिए किसी मीडिया रिपोर्ट में आया है, कोई जानकारी आई है, या किसी भी तरह से नेट पे चल रही है, इंटरनेट पे है कोई चीज, तो उस आधार पर भी क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपना केस ले सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं, उस केस पर सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कॉन्सेप्ट कहा जाता है न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद, जब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि ना तो पब्लिक सेक्टर मतलब उस व्यक्ति से संबंधित कोई व्यक्ति आया हो, ना ही कोई एनजीओ आया, ठीक है। तब क्या होता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करें दोस्तों, अपने से ही विधायिका और कार्यपालिका, यानी जो विधि बनाते हैं या जो विधि लागू करते हैं, उनकी शक्तियों के बीच में क्या करे, हस्तक्षेप करे, उनकी शक्तियों के बीच में हस्तक्षेप करे। यानी अगर कोई गलत कानून बना दिया गया है तो बिना किसी के बोले सर्वोच्च न्यायालय खुद कहे कि आप इस कानून पर पुनर्विचार कीजिए या इस कानून को रद्द कर दीजिए, इस तरह से अगर कोई चीज आती है तो उसको माना जाता है कि वो न्यायिक सक्रियतावाद के तहत हुआ, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो ये था आर्टिकल 32 का पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आर्टिकल 32 का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब 3 आर्टिकल बचे हैं, आर्टिकल 33, 34 और 35, तो इनको भी एक एक लाइन पे यहाँ समझ लेते हैं दोस्तों, और मौलिक अधिकारों वाला जो चैप्टर है उसको पूरी तरह से खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है दोस्तों, कि आर्टिकल 33 बताता है कि जो संसद चाहे तो जो अपनी आर्मी वगैरह होती है, क्या होती है, सशस्त्र बल होते, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, ठीक है, इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, अनुशासन बनाए रखना। आर्मी को कुछ अनुशासन में रहना पड़ता है, या पुलिस को भी कुछ अनुशासनों में के तहत कार्य करना पड़ता है। तो आर्टिकल 33 ये शक्ति देता है कि संसद चाहे तो अनुशासन बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, कटौती या बढ़ोतरी कर सकती है। जो चीज ज्यादा देना, जैसे वो अपना हथियार लेके जा सकते हैं, हम तो नहीं जा सकते ना, तो वो उनको अधिकार एक्स्ट्रा दिया गया, लेकिन कई अधिकार उनके क्या कर दिए गए, कम कर दिए गए, ठीक है। फिर है दोस्तों आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 ये कहता है दोस्तों कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है, क्या लगा है, मार्शल लॉ लगा है, तो संसद उस क्षेत्र के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। कब, मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन के तहत, जैसा कि पूर्वोत्तर भारत में या हमारे जम्मू कश्मीर में कई बार पे आर्मी रूल लगाया गया है। अब कुछ आर्म्ड कानूनों के तहत
जो शस्त्र वाले कानून होते हैं उनके तहत वहां पे सैनिक शासन लगाया गया है और वहां की जनता के ऊपर, वहां के नागरिकों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मार्शल लॉ के तहत लगाए जाने वाले प्रतिबंध किसमें चर्चा की गई है? आर्टिकल 34 में। फिर है दोस्तों आर्टिकल 35। क्या है आर्टिकल 35? ये कहता है कि नॉर्मल, अब जो मौलिक अधिकार, सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं, इन पर संशोधन करने की जो शक्ति होगी वो संसद के पास होगी। किसके पास होगी? संसद के पास होगी। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि राज्य विधानमंडलों को इस बारे में कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। वह राज्य का विधानमंडल मौलिक अधिकारों पर संशोधन नहीं कर सकता है। पूरी की पूरी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो इस वे में पढ़िए कि कौन कर सकता है, तो ये भी याद रखिए कि कौन नहीं कर सकता है, क्योंकि कथन कारण में किसी भी प्रकार के प्रश्न बनकर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरे का पूरा मौलिक अधिकार चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम भाग 4 को पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।